बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ हम खबरों से करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे का सेगमेंट भी हम शामिल। आज अखबार में ख़बर पढ़ के बड़ा ये चीज़ महसूस हुई, क्योंकि सर्दियाँ आप अच्छी खासी इंजॉय करती हैं, कुछ चीज़ें जो स्पेशली सर्दियों की सौगात होती हैं, लेकिन ये रवां सीज़न बताया ये गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि सर्दियों का दौरानिया जो है वो श्रिंक हो गया, कम हो गया। 45 दिन तक जो सर्दी है वो रहेगी। खैर, आज दिसंबर की 3-4 तारीख हो गई है, अभी से तो आगाज़ सर्दी का हुआ ही नहीं है। अभी तो सर्दी उस तरह से जिस तरह होनी चाहिए महसूस ही नहीं हो रही है। 3 तारीख है आज दिसंबर की। सो इसी से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई ये दौरानिया जो है ये कम हो गया है। ये जो तब्दीलियाँ मौसमियात की आ रही हैं, बहुत सारी इससे प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हो रहे हैं, बट वो जो शायरी लोग दिसंबर के हवाले से कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से आप कम कर सकेंगे। अपनी सीनियर रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। आमिर रज़ा खान साहब और दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने कोई हवाले से शायरी लिखी? हाँ जी, लिखी। 1 दिसंबर पर मैं लोगों की पोस्ट दिसंबर की, हाँ बिल्कुल शायरी लिखी, लेकिन मुझे महकमा मौसमियात की भी समझ नहीं आती है। आपको याद है पिछला रमज़ान, अगर राउत भाई साथ ही बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर बताएंगे। पिछले रमज़ान मार्च में था और सर्दियों में सहरी लगती थी कि सर्दियों की सहरी है, सर्दी का स्पैन आगे को जा रहा था। अच्छा, ये भी अब सर्दी हम समझते किसको हैं, मतलब मेरा नज़दीक, मैं अपने नज़दीक बात करूँ, मैं किसी आप लोगों की बात नहीं, आप पता नहीं किसको समझते हैं। मैं समझता हूँ जब पंखे बंद हो जाएँ तो सर्दी आ गई, मेरी सर्दी का सीज़न शुरू हो जाता है। जब मैं गर्म पानी से, अब आप मुझे कहें आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी, आपने वो वूल वाली टोपी क्यों नहीं पहनी। मैं लाहौर में रहता हूँ, मरी में रहता नहीं बेटा। अगर जिस दिन मैं मरी में रहूंगा उस दिन मरी वाली बात आपने कभी भी नहीं पहनी है? नहीं पहनता हूँ। हाँ, तो इतने ही पहनता हूँ जितनी है। जब आप गीजर के पानी से नहाना शुरू करें और जब आप पंखा बंद कर दें तो आपकी सर्दी का आगाज हो गया। अब सर्दी कहते किसको है? महकमा मौसमियात शायद ये समझ रहा है कि लाहौर में बर्फबारी होती थी दिसंबर के महीनों में, शायद, मुझे पता नहीं है। मैं तो पहले ही कहता हूँ इनकी डिग्रियाँ चेक कराएं सारों की, महकमा एजुकेशन वालों की, महकमा मौसमियात वालों की, महकमा माहौलियात वालों की, उन लोगों की डिग्रियां चेक कराएं। खुदारा, इनको नहीं पता है सर्दी का लाहौर में क्या होती है, सीनियर मिनिस्टर की डिग्री एनवायरनमेंट क्या होती है और क्या रहेगी। हम क्यों सर्दी में आगे जा रहे हैं? हमारी फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रमज़ान जब आएगा तो आप देखिएगा आपको सहरी के वक्त शदीद ठंड महसूस होगी, जो कि पिछली सहरी में भी आपको महसूस मार्च में आएगा रमज़ान। पिछली दफे मार्च में था, तो 3 मार्च को गालिबन 2 या 3 मार्च को आएगा पहला ये इसके लिए पूरी स्टडी चाहिए। आपके वाकई मौसम तब्दील हो रहे हैं। आप ये तो नहीं हो रहा कि आपका सर्दी और गर्मी का स्पैन आपस में बदलते जा रहे हैं। अगर ये ऐसा हुआ तो आपकी फसलों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा और ये नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी होगा। इस पर अभी से रिसर्च करें, खुदारा करें, डिग्रियाँ भी चेक करा लो इससे बन। अच्छा, इस पर बड़ी गौर तलब ये बात है कि अगर हम आमिर भाई अपने बचपन की बात करें या अभी भी वो निकलवा के देखें, लेट 90s की फुटेजेस होंगी, टेस्ट मैचेस अक्टूबर में सीज़न शुरू होता था और स्वेटर्स आपको पहनते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नज़र आएंगे। और इसकी क्या वजह थी? अब हमने क्या जो ऐसी नौबत आने की जो बुनियादी वजूहात है उनका तज़किरा भी थोड़ा कर लिया जाए। ग्रीन मास्टर प्लान तैयार करवाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पहली मरतबा। ग्रीन मास्टर प्लान में बड़े खौफनाक जो इशारे हैं ना वो उन्होंने दिए कि आपका दर्जा हरारत सालाना 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ रहा है। और यहाँ तक के सीनियर सूबाई वज़ीर ये कह चुकी हैं कि लाहौर जो है वो हीट आइलैंड पे की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये कर क्यों चुका है? इसलिए कर चुका है कि आपने इसी में दर्ज भी है कि लाहौर हैज़ बिकम अ कंक्रीट जाइंट इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये उसी ग्रीन मास्टर प्लान की ही एक पॉइंट है जिसमें फिर आपने पूरा शहर को जब उखाड़ दिया, ग्रीन एरियाज़ अब तो शहर में ना होने के बराबर है। मेरा ख्याल है 1,25,000 एकड़ अराजी ऐसी थी जो कि 3 साल कबल की, मैं ये क्योंकि मैंने स्टोरी दी थी तो उस वक्त ये 1,25,000 थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि उसमें से, मुझे लगता है कि 25-30 हज़ार एकड़ और कम हुई होगी, बड़ी तो नहीं है।
1 लाख कट हो जाएगी राव साहब। मैं मिसाल के तौर पे आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपका वो ग्रीन एरिया सारा ख़त्म हुआ, आपका ब्राउन एरिया आपने उसका बेड़ा गर्क किया, उसके बाद आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ आप कर सके आपने किया, और डेवलपमेंट के में ही कानून मौजूद है कि आपने तमाम तर जो डेवलपमेंट के फंड्स थे उसका 1% कानून बन चुका हुआ है कि आपने ग्रीन एरियाज डेवलप करने पर खर्च करना है। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि उस 1% में से जो खर्च करने की नौयत थी उसमें 20% उसका फैसिलिटीज़ पर लगाना था, यानी बेंचेस और स्पॉट्स बनाने के लिए यूज़ करना था, और 80% से शजरकारी करनी थी। अब मुझे बता दें कि लाहौर शहर में जो 2,500-3 हज़ार अरब के आखिरी डेकेड में जो काम हुए हैं, अगर उसका आप 1% निकालें तो इसका मतलब है कि आपको हर जगह पर दरख्त नज़र आने चाहिए थे, आर्टिफिशियल दरख्त नहीं, वो खजूरा नहीं, वो अच्छा आपके पास आपने ग्रीन एरिया अपना बेड़ा गर्क किया, तो फिर सर्दी अगर स्क्वीज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, आपने अपनी जो ये जो मवाकी जंगल का सिलसिला शुरू किया वो वहीं पे स्पॉट उसको रोक दिया। अनाउंसमेंट होती है कि कनाल पे हम 12,000 दरख्त लगाएंगे, लेकिन 12,000 दरख्त नजर नहीं आए। अगर 12,000 दरख्त इमेजिन करें कि अगर लगे हों, कहना ये चाह रहे हैं ये कुछ नाकिस प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ बिल्कुल ये हमने अपने हाथों से ना, ये जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं ना, ये मैन मेड क्राइसिस है, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हाईकोर्ट से हुक्म क्या आया है, आज की हमारी लीड स्टोरी है मलिक अशरफ साहब की जी। फिटनेस इंस्पेक्शन ना कराने पर गाड़ियां जब्त होंगी, हाईकोर्ट का ये कहना है। शहर में WHO के मेयार के मुकाबले दरख्तों की कमी है, स्मॉग तदारुक केस की समाअत का ये तहरीरी हुक्म है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को एम टैग नहीं लगेगा। आमिर भाई क्यों इतनी गहरी सोच में? मैं तो सोच रहा था कि मैं कब से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे 30 साल, आपकी गाड़ी फिट नहीं है, 30 साल हो गए। नहीं, मेरी गाड़ी तो है ऑफिशियल कार है, वो फिटनेस उनके जिम्मे है। 30 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, 30 साल। इन 30 सालों में मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये फिटनेस डिपार्टमेंट है कहाँ पे। अच्छा, जहाँ से गाड़ियों की इंस्पेक्शन जाके कराएं। ठीक है। इस 30 सालों में मुझे सिर्फ एक वाकया पता है, मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में आपको रट गया होगा। मैं इंडिया गया था, वाला वाकया, बिल्कुल। इंडिया गया था तो रिक्शे में बैठा, तो रिक्शे वाले ने एक ब्रेक लगाई पेट्रोल पंप पे जहाँ पे टायर शॉप थी। वहाँ पे एक राड था, वो जो सिलेंसर में डालता था और एक पर्ची निकलती थी, उसका वो 1 रुपया या देता था, 1.25 रुपये। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये हमें 1 माह में लेना पड़ती है पर्ची, और ये लगानी पड़ती है। अगर हम ना लगाएं तो तमाम जो पुलिस वाले खड़े हैं उसी वक्त आपको रोकेंगे, आपकी गाड़ी बंद। और जो गाड़ी बंद होगी वो 7 दिनों के लिए बंद होगी। अच्छा। यानी मेरा रोजगार 7 दिन के लिए बंद हो जाएगा। मैं दोबारा फिर गाड़ी को ले लूँगा शर्त पे कि मैं उनकी वर्कशॉप पे उसकी फिटनेस कराऊंगा, वहाँ से एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मुझे बताएं, ये बात है 2000 की, 20 साल पहले, 24 साल पहले की, 24 साल पहले। यहाँ आज आर्डर हो रहा है कि फिटनेस कराएं, वहाँ पे फिटनेस कराना हर माह लाजमी, यानी हर माह वो कहते थे वो इंडिविजुअल करवा रहा है, ये कैसी बात है? हाँ, वो खुद जाके करवा रहा है, अगर नहीं करवाएगा तो अच्छा वो ये नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हुआ भी तो। अब आप कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट नहीं, ये डिपार्टमेंट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस डिपार्टमेंट के लोगों का रोजगार जो है वो लग जाएगा। अब वो जो लिखा होता है ना, अब उनके घरों के बाहर भी लिखा होगा हाजा मिन फजले रब्बी। हाजा मिन फजले रब्बी इस डिपार्टमेंट को बनाया इसीलिए जाएगा, या बन गया है तो होगा इसीलिए, काम यही कर रहा होगा। जितनी आपकी राव जानता है इस बात को, ये आपके अड्डों पे जो बसें चलती हैं, जो आपके ट्रक चलते हैं, जो आपके व्हीलर चलते हैं, आप 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते वहाँ। आपने शायद प्रोग्राम किया भी हो कभी, लारी अड्डा। उनकी फिटनेस कौन करता है जी? और ये फिटनेस डिपार्टमेंट जो होगा, अब वो 500-500 रुपए लेके, 300-300 रुपए लेके घर आपको दे के जाएगा, कहेगा जी ਤੁਹਾਡਾ फिटनेस सर्टिफिकेट गड्डी का नंबर दो, शनाख्ती कार्ड का नंबर दो, मैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट के हुक्म से क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
बड़े हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उर्दू नाफज करें, हाई कोर्ट ने नहीं नाफज है, हाई कोर्ट में ही नाफज नहीं है उर्दू। सही कह रहे हैं। आपकी असेंबली में नाफज नहीं है, जहाँ से असेंबली में करारदाद नाफज नहीं जहाँ से करारदाद पास हुई है। करारदाद निकलती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हुआ है तो उर्दू नाफज जवाद करें। ख्वाजा साहब का ये फैसला था जस्टिस। ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये कोनो कार्पस उखाड़े, एक दरख्त मुझे बताएं पीएचए ने उखाड़ा होगा, पीएचए का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता भाई। सही कह रहे हैं। ये जो अभी आप सर्दी को गर्मी को अगर अमरोड़ रखते पीएचए हैं को आपने उखाड़ दिया तो फिर जो इस आयरन मुल्क में- रॉड्स शहर की सड़कों पर हाँ, लगे हैं वो कौन इस लगाएगा? माहौलियात का मसले दो हैं, एक मरियम औरंगजेब और एक ये पीएचए, और तो का मसला ही नहीं है। अच्छा अब आपने बात ही खत्म कर दी। अच्छा, गुजारिश ये है कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म तो आ गया जो कि सर आंखों पर होना चाहिए, जिस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कोर्ट में भी हम देखते हैं कि खानापुरी की जाती है और जो एज़ पर लॉ ही ट्रीट किया जाता है। संजीदा मसला ये है आपका कि जो मैं ग्रीन मास्टर प्लान की बात कर रहा था, उसी के मुताबिक लाहौर में इस वक्त 3.3% आपका ग्रीन कवर बाकी बचा है, जो कि आइडियल है। कम अज़ कम यानी जहाँ पर कैद साली भी हो वहाँ पर भी 7% होना चाहिए, वहाँ पर भी 7% होना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं? शजरकारी मुहिम तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन जितनी शजरकारी मुहिमात को हमने देखा है, महकमा जंगलात की अलग है, पीएचए की अलग है, और उसके बाद महकमा नहार दी, इसका मतलब तो ये होना चाहिए, हाँ, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि हर तरफ हमें जो ग्रीनरी है वो नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अपने हाथों से अपना गला घोंटने का चूँकि फ़ैसला किया, और इससे खौफनाक जो बात है, लाहौर शहर में 17% जो चूँकि मजमूई तौर पर 1772 किलोमीटर का ये रेडियस का शहर है, जिसमें से 33 किलोमीटर की इंडस्ट्री है, और 33 में से 17% ऐसी इंडस्ट्री है जो कि स्कैटर्ड है, जो कि बुनियादी वजह है आपके बहुत सारे माहौलियाती मसाइल की। सही। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर एक साल में आप इसको यकजा नहीं करते, इसको आप डेजिग्नेटेड जो एरिया में शिफ्ट नहीं करते, तो फिर आपके लिए जो अगला डेकेड है वो पता नहीं हम होते हैं या नहीं होते। जिस तरह का वैसे 10 साल तो वैसे ही उन्होंने कह दिया कि उम्र कम हो गई, तो पता नहीं होते या नहीं होते, लेकिन आने वाली नस्लों का बचाव कौन करेगा? उसके लिए आपको अब देखिए जो एलीट क्लास है, आप जाते हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में, आप जाते हैं यार भाई, ये सवाल नहीं करते आप मरियम औरंगजेब से? हमेशा ये जो इसी आप तरह ग्रीन प्रोजेक्ट कंक्रीट, लेके आ ये रही जो हैं, कंक्रीट की मैंने बात की, यही मैंने उनसे बात की ना आपने, यही मैंने सवाल किया, यही मैंने शुक्रिया। और अच्छा, उन्होंने एक इकरार मिनट- किया इसी रिपोर्ट की रोशनी में, चाइना गिर जाए, उन्होंने इकरार किया कि वी आर लिविंग ऑन द हीट आइलैंड, ये उन्होंने इकरार किया इस बात का, और इसी रिपोर्ट की रोशनी में। नहीं, नहीं, अच्छा, अब ग्रीन- करना क्या आपको? उसको कोई जाती उम्र घर बना ले, ग्रीन आइलैंड है। अच्छा, मैं चले जो भी बात है, मैं आपसे अब सिर्फ करना एक बात क्या पता हो, मैं एक और बात कह रहा हूँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अगर आप जाते हैं तो आप, क्योंकि आपकी अप्रोच है, आप उसी को कवर करते हैं, नहीं अप्रोच उनसे एक और कहें तक ही है कि ये एक उसके अलावा नहीं, वो निगरान गवर्नमेंट ने किया था कि जितनी, उसके अलावा जो मर्जी हो जाए, वो चाहे जितने नैब की पेशियां हंसा बुझते रहे हुए उनके गिर्द। रिपोर्टर्स बेचारे डंडे खा रहे हो, पत्थर खा रहे हो, उनको कोई परवाह नहीं, उनको नहीं, इक़्तिदार में आने के बाद रिपोर्टर अक्सर मुख्तलिफ होती है, रिपोर्टर और जो है उनको वो इससे आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं, वो छोड़ दें इसको। मैं जगह नहीं बताऊंगा। अच्छा चलें, वो एक अलग बात है भाई। वो सिर्फ इनसे ये निगरान गवर्नमेंट ने एक बात कही थी कि जितने आपके सेवर नाले हैं, इनके ग्रीन, आप वो ग्रीन बेल्ट बना दें। जी बिल्कुल। और इसको अच्छा, ग्रीन बेल्ट से मुझे याद आ गया, चीफ मिनिस्टर ने ये कमाल, क्योंकि आपने अक्सर निशानदेही इसकी किया, ग्रीन बेल्ट ऊंची है, इसको चीफ मिनिस्टर ने अहकामात जारी कर दिए हैं डे बिफोर यस्टरडे, और हर सूरत में जो ग्रीन बेल्ट हैं उनको नीचे करने के आई होप हो जाए। ये आपका मुझे याद आ गया, क्योंकि आप अक्सर ये आपकी चूंकि इस पर काफी वर्किंग भी रही है, इस पर चीफ मिनिस्टर ने अहकामात जारी कर दिए अल्लाह करे हैं। बेहतर हो अब जाए। अमल दरामद मुझे करने के खबर लिए को वाइंड अप कितने करना है, अरब मुझे रुपए बता दें, खर्च होते हाईकोर्ट बड़ा हैं, कंसर्न रहती है। कितने अरब रुपए खर्च होते हैं अमल दरामद के लिए, ए ना साढ़े को पूछना। हाईकोर्ट बड़ा कंसर्न रहती है, हर हफ्ते इसकी समाअत भी होती है जुम्मे के दिन, लेकिन हालात जूं के तू ही हैं, और आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी देखना है ना, हम ऐसे ही स्मॉग में रह रहे होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, पैरा क्या है जिसको 3 माह में फॉल करने का टारगेट दिया गया है सीएम साहिबा की जानिब से? राव साहब, देखिए, ये इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके हवाले से कल बाज़ाब्ता एक इजलास था। ये नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? नौकरियों के लिए। इंक्रोचमेंट वो एक पहलू है
नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। नौकरियों का भी एक पहलू है डेफिनेटली, उसको आप सेट असाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक नया डिपार्टमेंट है, इसको तहसील लेवल पर लेके जाना है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इसके जो है वो इसके ऑफिसेज होंगे, तहसीलों में इसके ऑफिसेज होंगे, यानी उतनी नौकरियां होंगी। इसमें ऑब्वियसली वो लतीफ़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो सुनाना बड़ा ज़रूरी है, आपको ब्रेक में सुनाएंगे। अच्छा। चित्र मारने वाले बढ़ा दें। अच्छा, आपने गुजारिश ये है कि नया डिपार्टमेंट ये इन्फोर्समेंट जरूरी था राव साहब? आपको याद है कि हम अक्सर बात करते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो उनकी तादाद 1.25 करोड़ का शहर है और उनकी तादाद 58 या 68 है, अक्सर ये बात होती है। अब और वो भी मांगे तांगे के हैं, वो कोई पीएचए से है, कोई आपाशी से है, कोई रेवेन्यू से है, कोई डीसी ऑफिस से है, कोई एमसीएल से है, यानी वो सारा एक नाहलों का गुलदस्ता तैयार करके ना होम डिपार्टमेंट ने डीसी के हवाले किया हुआ है। तो वो नाहलों का गुलदस्ता जो है उसने आगे कांटों, इंतहाई कांटों वाले फूल जो है अपने साथ सजा रखे हैं, जो कि शहर की में लूट मार करते हैं, और हर मजिस्ट्रेट के 5-5, 10-10 लोग हैं जो कि करते हैं। इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। एक स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है प्राइस कंट्रोल के हवाले से, वो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी इन्फोर्समेंट को, ना सिर्फ ये बल्कि इन्फोर्समेंट मींस कि इसकी जो इंक्रोचमेंट का आपका बड़ा इशू है, हर शहर का इशू है, हर तहसील, ऑब्वियसली इसकी अब चूंकि चेयरपर्सन इसकी खुद चीफ मिनिस्टर है, इसका डीजी शाहजेब को डिप्यूट किया गया था, उनकी शायद ट्रांसफ़र हुई है। तो ये नई जो पीपीएससी के ज़रिए भर्तियाँ होंगी, बल्कि मौका है नौजवानों के लिए, वो कुछ इसमें ग्रेड 16 की भर्तियाँ भी हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें और जाएं। और इसके तमाम तर जो कायदो ज़वाबत है उनकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दे दी है, बतौर चेयरपर्सन भी और बतौर चीफ मिनिस्टर भी। तो अब इसने आगे रेप्लिकेट होना है और इसको 2 से 3 माह का जो वक्त है इसको एग्जीक्यूट करने में, वो टास्क भी वज़ीर आला पंजाब ने दे दिया कि जल्द अज जल्द इस टास्क को मुकम्मल किया जाए, ताकि ये फ़ाल हो और गिरां फरोशी जो कि प्राइस कंट्रोल, ग्रां फरोशी और इंक्रोचमेंट आपका बड़ा इशू था, इसकी इन्फोर्समेंट के लिए ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये अब बनाई तो पहले जा चुकी है, पंजाब असम्बली से कानून भी पास हो चुका, डीजी डिप्यूट किया जा चुका, बल्कि एक डीजी का तबादला भी हो चुका है। तो इसमें अब जो नई भर्तियों का अमल है वो ज़ाहिर है मुकम्मल करना है। तो पीपीएससी से अप्रूवल दी गई है कि इसके जो तमाम तर एम्प्लॉइज़ हैं, आमिर भाई कैसे देखते हैं इस अथॉरिटी? मैं तो ये वैसे अथॉरिटीज़ जो हैं, ये कंपनीज और अथॉरिटीज़, ये सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए, किसी की 60 लाख रुपया, किसी की 80 लाख रुपया तनख्वाह लगेगी, आप देख लीजिएगा, ये अथॉरिटीज़ बनाई इसीलिए जाती है ताकि वो सरकारी पीपीएससी के थ्रू होनी है। नहीं, पीपीएससी से नीचे भर्ती है, वो बता भी तो रहा है बेचारा, वो बता रहा है, पुकार के कह रहा है क्लास, ये जो ऊपर आएंगे ना, अच्छा जो ऊपर आएंगे ग्रेड 11 से मेरा ख्याल है वो आपके वो पसंदीदा वो होंगे, पसंदीदा, हाँ, टेल चक्कर होंगे, और टीसी ग्रुप होता है जो वो होएगा, और उनकी 80 लाख रुपया 90 लाख रुपया तनख्वाहें होंगी। और ये लोग जो हैं ये इंक्रोचमेंट का, आपको मज़े की एक चीज़ सुना, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये मरियम के नाम से वो ना रेडियाँ बन गई ब्राउन कलर की, है ना, वो वैसे खुश लग गई। अच्छा, मैं नाम से खुश हो जाता हूँ, मेरा क्या है, मासूम आदमी। अच्छा, वहाँ पे रेडियाँ लग गई, मैंने बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चल यार ये इंक्रोचमेंट खत्म हुई। अब मज़े की बात जिनको नहीं, मैं तो ये अपने खारक नाले जिनको अलॉट हुई हैं, उन्होंने क्या किया है, उन रेडियो को एक स्टोर बना लिया है और उस रेडियो के आगे अपनी रेडी फिर लगा ली, आए आज शाम को। अच्छा, यानी वो जो है वो उनकी डिस्प्ले सेंटर बन गया है। गवर्नमेंट की इंटेंशन तो यही थी ना कि इसको, गवर्नमेंट की इंटेंशन ये होती है, गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या लग रही है वैसे बाय द वे, नहीं वो जहां पर भी लगी, जहां मरियम की फोटो लगी हुई है, भाई कटर के ऊपर लगी हुई, मुझे अच्छी लगती है, आपको तो पता नहीं। हाँ, लाइटों के ऊपर मैंने उस वक्त भी तारीफ की थी, तस्वीर बड़ी अच्छी है। आपने तो वो जो वासा ने कैंप लगाए थे ना मॉनसून में, आपने उसमें भी तारीफ की, बिल्कुल ऐसे उसमें लगे हुए थे पंप के ऊपर, वो इतनी खूबसूरत तस्वीर थी, वो बड़ी खूबसूरत लगती है, आपकी भी लगती है, मुझे भी लगती है, भाई सबको लगती है। रेडियो की बात, अच्छा रेडियो खूबसूरत लगती है, मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ, एक जैसी तस्वीर बड़ी अच्छी, एक जैसी रेडियो एक जैसी हैं, कार्ड उनको डेजिग्नेटेड कार्ड बाजार, हाँ मुझे बताएं उसको डेजिग्नेटेड कार्ड बाजार कैसे बनेगा जी, चले मुझे ये बताएं, उसको किसको अलॉट की जा रही है? अच्छा, क्या ये देखा जा रहा है? अच्छा बात सुने, जिसके पास रेडी थी, अच्छा ये मैंने ना उसको आपने रजिस्टर किया, अगर भाई बात सुन भी लें, मुझे 20 सेकंड अगर आप देंगे मैं आपको जवाब इसका। अच्छा, मैंने चुबुर्जी से उतर के ना, डे बिफोर यस्टरडे मैं चुबुर्जी से उतर के मैंने कोई 20 लोगों से खुद मैं ये हल्फन बात करता हूँ, मैंने बात की, मैंने कहा यार आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए गए, वैसे ही मैंने बतौर जर्नलिस्ट नहीं,
वैसे ही सारों से बात की, और जी क्या हालचाल है, और वो सब फर्दन मैंने पूछा, किसी ने नहीं कहा। मैं कहा फिर क्राइटेरिया क्या था? कहते यार हमारी रेडियां थी, वो रेडी जमा करवाई है, उसके अगेंस्ट हमें ये रेडी मिल गई है, और पाबंद ये किया गया कि अब सड़क पे नहीं लगानी, जो आपको फुटपाथ या जो जगह, तो जो सड़क पे लगी है उसका कोई फॉलोअप क्यों नहीं लेने जो एलोकेट एलोकेट जगह कर दी गई। मैं जाती एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ये आप बल्कि आप खुद भी चेक करें, जर्नलिस्ट के तौर पर को छोड़ दे, आप तो खाड़क से गुजरते हैं, फायदा आम आवाम को कोई होगा कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें जाएंगी जिनका जिक्र किया है। देखिए ये इस मुल्क का अलमिया है। आपका लेस्को का सीईओ, उसकी तनख्वाहें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देख लें, आपके एलडब्ल्यूएमसी के सीईओ की, और जिस तमाम जो मॉडल बाजार अथॉरिटी, कंपनी, मीट कंपनी जिसने आज तक 1 किलो भी गोश्त भी एक्सपोर्ट नहीं किया, उसके लगा मैनू नहीं देता, नहीं 1 किलो गोश्त एक्सपोर्ट नहीं किया यार, जिस मकसद के लिए बनाया, चेक करो उनकी तनख्वाहें चेक करें। और उनका आज तक आपने सुना है वैसे मीट कंपनी मैंने आज मैप्को के नाम से कोई है, और यकीन करें पता ही नहीं किसी को कि कहां पे है। कैटल मैनेजमेंट कंपनी, फलां कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए गुजारिश ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को इस पर ना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, इनकी गुजारिश कीजिएगा। आप करीब बैठ के नजर आ रही होंगी, हम तो यहाँ बैठ के करते हैं, पता नहीं हमारा शो सुनते हैं नहीं, आपका आमना सामना होता है, तो जरूरी गुजारिश देखिए इस पे बहुत जरूरी है कि अवाम के पैसे को इस तरह से ये चंद ऑफिसर्स में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के नाम पर उनकी जेबों में डालना, ये बड़ा जुल्म की बात है। पहला महकमा और वो जो काम नहीं कर रहा था, आपको इसलिए बनाना पड़ा, छोड़ दे। आपने कहा जी मजिस्ट्रेट काम नहीं करते, महंगाई बढ़ती जा रही थी, तजावजात के लिए डीसी काम नहीं कर रहा था, उसके पास टीम अच्छी नहीं है, आपने सारी बातें की हैं। मुझे बताएं उनको क्या सजा दी आपने? उनकी सहूलत के लिए जो ये तरफ के लोग हैं, उनकी सहूलत के लिए एक और महकमा बना दिया। नहीं था काम करने के लिए, बड़ी गाड़ियां भी थी, क्या उनके पास इख्तियारात? आप इसको उस तनाजुर में देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये बात किया करते थे कि मांगे तांगे के जो मजिस्ट्रेट्स हैं, इन ऑब्वियसली किस तरह मुमकिन है कि सब उनकी ड्यूटीज जाएंगी। मेरी बात सुने अन्ना यूसुफ, मेरी बात सुने। एक बंदा सुबह 9 बजे किसी एक एक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके बाद उसको शाम में डीसी के डिस्पोजल पे दे दिया जाता है, तो मुझे बताएं उसकी क्या कैपेसिटी होगी? ग्रेड अथॉरिटी, अच्छा वो परफॉर्म कर सकेगा? वो फिर इसकी जरूरत इसलिए कंपनी जो है, और मैं उसने 1 किलो, मैं ये कह रहा हूँ ये अलग से डेजिग्नेटेड एक डिपार्टमेंट बन गया जो कि काम ही ये करेगा। आप ही होंगे, आप ही कह रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ ये परफॉर्म कल को करता है नहीं करता, उस पर हम सवाल उठाएंगे, लेकिन एक अलग से बाकी कंपनी पे सवाल उठा रहे हैं हम, ऑब्वियसली उठाएंगे। इस पे हाजा मिन फजले रब्बी होएगा और कुछ नहीं होएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। लेस्को में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। लेस्को से तो मुझे लगता है कभी कोई अच्छी खबर आनी ही नहीं है। ये अच्छी खबर थी वैसे। क्या अच्छी खबर? ये अब तो लोग कम AMI मीटर्स है, मैं इसमें शायद क्या आप उसको कहते हैं। अच्छा, जो कि हमने परेशानी भुगती है इसकी कि हमने लास्ट डेट पे बिल जमा कराया ट्यूबवेल का हमारी सोसाइटी ने, तो वो जो ऑटोमेटिकली जो उन्होंने ना अपने टाइम के ऊपर उसको बंद कर दिया। 4-5 घंटे 7 घंटे वो बंद रहा ट्यूबवेल, क्योंकि मीटर पीछे। अब वो नहीं आएगा, बिजली काटने वाला कोई नहीं आएगा प्लास लेके और वो करेगा कि जी आपको वो काट दिया मीटर। दूसरा है, ये दूसरा मीटर है, कंप्यूटर से ऑपरेट होएगा और कोई इसकी रीडिंग लेने नहीं आएगा। ठीक है। देखिए मैं तो इसको बिल्कुल ऑटोमेशन पे लेके जाना, ये जितना भी अच्छा ऑटोमेशन पे चला जाएगा, जितना आप मैन पावर जो है उसको कम करते चले जाएंगे, एक तो आपकी कंपनी फायदे में जाएगी, दूसरा लोगों को सहूलत मिलती जाएगी। मुझे पता है ये कंप्यूटर में ऑटोमेटेड एक सिस्टम है जिससे आपको आ जाएगा, तो बड़ा अच्छी बात है। इसमें भी ये होता ये था पता आपको कि कई दफ़ा ना रीडिंग ही नहीं लेके जाते ये जो बाई डायरेक्शनल मीटर्स हैं, और वो जिन्होंने लगवाए हैं सोलर, हमने तो नहीं लगवाया, वो कहते थे जी वो तो इस दफ़ा तो रीडिंग आई नहीं, तो उन्होंने जो एवरेज वो बिल भेज दिया, पता नहीं क्या किया। तो इस तरह के मामला जो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे ऑटोमेशन के साथ। मेरा ख्याल है ये अच्छा है। इसको तो अभी सिंगल फेज मीटर्स पे AMI पे आ जाना चाहिए। AMI पे आ जाना चाहिए। चलिए राव साहब, दुनिया भर में अब मैं वैसे सेकंड करता हूँ क्योंकि दुनिया सारी टेक्नोलॉजी पर और ऑटोमेशन पर जा चुकी हुई है। बहुत अर्सा पहले की बात है। अब ऑटोमेशन की बात थी कि आज से 24 साल पहले एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो चेक करवा के दिल्ली का वो करवा रहा है, तो ये क्या थी? ये ऑटोमेशन थी क्या? वहाँ पर कोई दफ्तर बना हुआ था, सरकारी दफ्तर था जिसमें उसको जाना पड़ा, जिसमें उसको कतार में लगना पड़ा, जाते जाते उसका वो काम हुआ। और इसी तरह से ही दुनिया में सब कुछ आपने दुनिया घूमी है, इतने ममालिक में आप गए हैं। मुझे बता दें कि आज से 15 साल पहले भी हम कोई मेरा ख्याल 25 साल तो वैसे ही
दुनिया से हम बहुत पीछे हैं 25 मिनिमम। साल। बहुत पीछे हैं। मुझे लगता है 99 में पहली दफा लंदन गया, सॉरी राज साहब छोटे सा जी। जिक्र कर दूं, लंदन गया तो भाई ने एकदम ना बैठे बैठे हम खाना खा रहे तो टीवी बंद हो गया, कहता हो यार मैं करा के नहीं लिया। उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी और उन्होंने कहा जा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਜੀ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਮੀਟਰ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਪਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, बिजली चल गई। मैं को यह की है वो कहता है एडवांस मीटिंग। कितने साल पहले की बात है ये 99 की बात है। अब मुझे बताएं 25 साल हो गए। बजट देख लें लेस्को का, आप बजट देख लें कि मीटर्स की मद में कितना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन उसके जवाब में आज भी मीटर तब्दील करवाना हो तब मसाइल हैं, अगर बिजली कट गई है, बिजली का कोई इशू आ गया है मीटर में तब वो मसला है। ओवर बिलिंग आज भी आपके सामने है। भलाओ वफाकी वज़ीर दाखिला का जिन्होंने नोटिस लिया और 93 करोड़ गालिबन यूनिट थे, ये 93 लाख यूनिट थे, 93 करोड़ यूनिट थे, उनके पैसे किस तरह से वापस करवाए। और ये सारे कुछ हुए कुछ नहीं हुए, कुछ वो चले गए तो नहीं अभी वो प्रोसेस में तो है ना कि चलो नहीं वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलें 100% ना सही, चलें एक एफर्ट तो हुई, मगर ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आप ऑटोमेशन पे नहीं है। आपको जब तक आप ऑटोमेशन पे नहीं जाते आपको इस तरह के मसाइल दरपेश रहेंगे। यहाँ पर पता चलता है गर्मी आती है भी तो आसानी पैदा करे ना, लोग ये मीटर लगवाने जाएंगे, यहाँ पर भी जल्दी किसी को मीटर नहीं मिलेगा। ये वाला सर्दियों में मेंटेनेंस के नाम पे बिजली नहीं आती, गर्मियों में वो उनका लोड पूरा नहीं होता है, हम इसी भुगतते रहेंगे बस। तो अगर बिल्स आप देखें घर के, अभी मैं जब निकलते हुए बात हो रही थी घर के जो बिल्स हैं प्रीवियस मंथ के, मतलब लाख के करीब यार प्रीपेड मीटर है। आपको पता है आपने 5000 का लोड करवाया था, बाकी रह गया 500 यार, आज मैं जानते हैं फिर लोड करवा दूं ताकि वो चलता रहे। अच्छा इसमें कोई आपकी बिलिंग नहीं है, कोई इसमें आपको हर्डल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट के तौर पे आके तस्वीरें नहीं लेगा वो उसके साथ बेचारा स्टिक के साथ और खंबे पे चढ़ के तस्वीरें नहीं ले रहा होता। कितना आसान का। और चलेगी ये जरूरी चीजें हैं, इसकी तरफ आना है, लेकिन मुझे पता है कि जब इसकी तरफ भी लोग जाएंगे तो उनके लिए आसानी कोई नहीं होगी, मुश्किल आती होंगी। हम ब्रेक के बाद आते हैं डिस्प्ले पे। वेलकम बैक। खबर क्या है जी? शहर की 5 बड़ी इलाजगाहें मुस्तकिल इंतजामी सरबराह से महरूम हैं। आमिर भाई, ये बड़ी समझता अफसोसनाक बात है कि पहले आपकी कौन-कौन सी इलाजगाहें? नहीं ये तो सर्विसेज है और गंगाराम है, लेडी एचसन है, जना है, ये सारे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं। मतलब ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सारे इतना रश है कि मेरा कजन दाखिल था इमरजेंसी में तो एक बेड पे 2 मरीज में खुद देख कर आया और मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेड ही अवेलेबल नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इतना रश है इन हॉस्पिटल्स में और इंतजामी सरबराह नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स नहीं थे। तो ये लगाना क्या कोई बहुत मुश्किल काम है कि आपने जो गैर मुस्तकिल लगाया उसी को मुस्तकिल कर दें? मिसाल है ये तरजीहात है, ये तरजीहात की बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कोई इंतजार करते हैं कि हमारा हमें पता चल जाए कि हमारा वो टीसी ग्रुप वाला कौन सा है। मैं सियासी लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो फड्डा जैसे वीसीज पे रहा कि ये तलाश करते रहे और गवर्नर ने कहा मेरे बंदे लाओ, इन्होंने कहा अपने बंदे लाने ने। इसमें भी यही होगा कि ढूंढ तलाश किया जा रहा होगा किसको लगाएं। उतनी देर किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इसमें तो गवर्नर का इतना इशू नहीं है। मैंने इसमें इशू क्या है, इसमें इशू लॉबीज का है। किस लॉबी के बंदे ने कहाँ पर डिप्यूट होना है, किस लॉबी का जो एमएस है वो कहाँ पर लगेगा, ये महकमा सेहत का एक अपना इंटरनल इशू है जिसको कि जिसकी गफलत का जो खमियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और उसके बाद फिर इसमें हर्ज कोई नहीं है। वैसे इंतजामी सरबराहान की डिप्यूटमेंट पे कितना टाइम सारा रोल एमएस का होता है। एमएस इंतजामी सरबराह होता है जो कि 5 बड़े ये अगर वो नहीं तो अस्पताल को कोई पूछने अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं है। डीएमएस से नीचे वो एक हायरार्की तो होती है, मगर जवाब दे तो होता है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये एक टीम का कप्तान तो होता है ना, आपके सारे कप्तान भी होता है, उससे टीम नहीं खेलती। हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स के इश्यूज, जेनिटोरियल स्टाफ के इश्यूज, आपकी लोकल परचेज का इशू, सारे इश्यूज, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, जो अस्पताल में मसाइल हैं वो बनते हैं, जाहिर है ये इसको है। इसको मुझे नहीं लगता कि इसमें मज़ीद ताख़ीर करनी चाहिए
और होनी भी नहीं चाहिए। इस पर फौरी वज़ीर पंजाब को नोटिस देते हुए जहाँ पर नहीं है, जो सीनियर है, सीनियर मोस्ट है, उसको लगा दें और इशू भी कोई नहीं होगा, कोई एतराज़ भी नहीं करेगा। लेकिन बस यहाँ पर लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से जो तखीर है उसका, इसको लगाएं ना लगाएं। और कुछ कंपनीज के ख्वाजा सलमान को देना चाहिए, कुछ स्टेक होल्डर्स भी हैं इसमें, और जो कि बियॉन्ड हैं सारे सिस्टम के। आप इसको जैसे मर्जी देखें, वो स्टेक होल्डर्स की भी मोनोपोली होती है कि हमारा बंदा जो है वो एमएस लगना चाहिए। फिर एमएस के जो क्वालिफाइड जो कर चुके होते हैं या कहीं एमएस लग चुके होते हैं, वो खुद भी लॉबिंग करते हैं, वो सियासी तौर पे भी लॉबिंग करते हैं, और जो मेडिसिन कंपनीज हैं उनके थ्रू भी लॉबिंग होती है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये मेरिट पे हो जाना चाहिए, तो सब काम ठीक हो जाएगा। चाहे वीसी है, चाहे आपका ये एमएस है। वाइस चांसलर्स के लिए जो क्राइटेरिया एक सर्च कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशन के बाद तो किसी को इतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि गवर्नर पंजाब की जानिब से इतराज़ आया, उस इतराज़ को दूर किया जा सकता है। पख्तूनख्वा ने ख़त्म ही कर दिया, उन्होंने गवर्नर पास कर दिया, वो अभी बिल पास हो जाएगा उनका। उन्होंने कहा वीसी सिर्फ वज़ीर आला ला सकता। चलें, बात सिर्फ ये है कि वो लोग लगाएं जो मेरिट पे आए, काम करें, जो जिम्मेदार हों, जिनको पता हो कि सिस्टम चलाना कैसे है। अस्पतालों में अगर एमएस साहिबान नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं, दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं, बजट कहाँ जा रहा है, अस्पताल के दीगर मामलात कैसे हैं, मरीजों के साथ क्या हो रहा है, जो मशीनें ख़राब पड़ी हैं उनको किसने ठीक कराना है। जब सरबराही नहीं होगा तो ये तमाम मामलात इसी तरह से मुतासिर रहेंगे और लोग भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस, उसके बाद शो में आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी परेशान होते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता क्या है जी, पाँव की एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती है। अभी मेरी सिस्टर रिसेंटली उम्रा करके आई हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, पाँव की एड़ियों में अच्छे खासे क्रैक्स आ गए, हालांकि कभी ये हुआ ही नहीं है उसके साथ। खैर, बहुत सारे लोग जो कि दूसरे ममालिक में जाते हैं, वापस आएँ, फिर उनके साथ भी, और यहाँ पर तो मौसम में सर्दी में होता ही है कि पाँव की एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं बार बार हाथ धोने से। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे भी क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, स्किन पे बहुत ज़्यादा, इवन लोग कहते हैं कि बाजुओं पर ऊपर खुश्की नज़र आ रही है। सो इसके लिए करना क्या है? क्या इसकी रीज़न बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल होता है? क्या हम जो हीटर वगैरह लगा लेते हैं उसकी वजह से होता है? एहतियात क्या करनी है? क्या ये जेनेटिक भी होता है? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सर्दियों में स्किन केयर क्या करनी है नॉर्मली, सबको बता दें जिससे स्किन अच्छी रहे। जी, सबसे पहले तो जैसे अभी आपने कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना। उससे क्या होता है कि आपके जो एसेंशियल ऑयल्स आपकी स्किन में हैं वो चले जाते हैं और आप एकदम से नहाने के बाद बहुत ड्राइनेस फील करते हैं। सबसे पहले तो एक नीम गर्म सा पानी होना चाहिए। ठंड में भी आप नीम गर्म सा पानी रखें, बहुत गर्म पानी से ना नहाएं। इससे आपके बाल भी ख़राब होते हैं और स्किन भी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ हमेशा कहती हूँ कि वेट बॉडी के ऊपर, वेट स्किन के ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र बिल्कुल सिंपल मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, कोई फैंसी मॉइस्चराइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल पेट्रोलियम जेली रख लें, कोकोनट ऑयल रख लें, ये बहुत बेस्ट हैं फॉर योर स्किन। तो आप नहाते ही पूरे जिस्म के ऊपर, सर से लेकर पाँव तक, चेहरे के, हाथों पैरों के ऊपर अगर कोकोनट ऑयल वेट स्किन के ऊपर लगा लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल सारा दिन आपको किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब कुछ लोग कहते हैं ना बार बार वज़ू करते हैं और फिर जब स्किन गर्म पानी से वज़ू करें तो स्किन ड्राई बहुत होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? जी, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना किया जाए। और इसके अलावा जैसे आपने वज़ू किया तो वेट स्किन पे आपके वॉश बेसिन के साथ पड़ा होना चाहिए मॉइस्चराइज़र या कोकोनट ऑयल, किसी भी फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज़ करें मॉइस्चराइज़र्स को। जैसे ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ग्लिसरीन को अगर आप रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके रख लें तो सारी सर्दियाँ चलता है, बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र बन जाता है। या सिंपल पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें या सिंपल कोकोनट ऑयल, तो आप यूज़ कर लें 1-2 दफ़ा दिन में। वेट स्किन पर लगाने से सारे दिन तक मॉइस्चराइज़र आपका बरकरार रहता है और आपको सारा दिन हर वज़ू के बाद या हर वक्त हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये कि सोप्स का काम इस्तेमाल कम से कम करें। सोप्स आपकी अगेन जो बैरियर होता है आपकी स्किन का उसको डैमेज कर रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप 5 दफ़ा वज़ू कर रहे हैं तो 5 दफ़ा ही आपने सोप से ही हाथ धोने हैं। सिंपल वाटर से हाथ धोने से भी आपके हाथ साफ़ हो जाते हैं
और बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। सही। अब मुझे ये बता दें कोई ऐसा, अगर आप अच्छा सा कुछ हमें बता दें कि हम सर्दियों में घर में मॉइस्चराइज़र, क्रीम, लोशन जो आप लगाएं ना, मुझे लगता है मैं खुद अगर यूज़ करूं, जितनी देर लगा के रखती हूँ स्किन उतनी देर ठीक रहती है। जैसे कि आपने हाथ धोए और 5-10 मिनट गुजरे दोबारा से स्किन ड्राई हो जाती है, यानी परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है। जी, ये जो अभी आपने बात की है ना, इसको हम कहते हैं मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंस। आपने मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंस पे कभी नहीं जाना। ये नहीं करना कि हर 2 घंटे के बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो डिपेंडेंट हो गई है मॉइस्चराइज़र के ऊपर। जब तक आप उसे 2 घंटे के बाद मॉइस्चराइज़र नहीं देंगे, वो बिल्कुल ड्राई, चैप्ड और क्रैक होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें सबसे जो बड़ी बात है, हमेशा कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। ड्राइनेस होती क्या है, बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में स्किन के उतरने का अमल थोड़ा सुस्त रवि का शिकार होता है, इसलिए वो डेड स्किन आपको ड्राइनेस की तरफ फील होती है। आप हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन कर लें। एक्सफोलिएशन का मतलब है आप किसी स्क्रब से कर सकते हैं, आप सिंपल लूफा रख सकते हैं, नहाते हुए अपने जिस्म पर लूफा या कोई स्क्रबर हल्का सा अगर आप फेर लेंगे तो आपकी डेड स्किन बड़ी आराम से उतर जाएगी। वो कोई आपको नजर नहीं आएगी कि स्किन उतर रही है। इट्स वेरी, मतलब आप समझे माइक्रोस्कोपिक अमल होता है। और मसाज भी प्लीज जेंटली करना, बहुत ज्यादा रगड़ के नहीं, आपको बाकी स्किन उतारने बैठ जाए। जी बिल्कुल, हल्का सा आप लूफा या कोई स्क्रबर आप लगा लेंगे तो आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। आप देखेंगे सब बिल्कुल फ्रेश स्किन नीचे से आ जाएगी। अच्छा जी, एक जो बहुत बड़ा मसला बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को जो है वो फेस करना पड़ता है, एड़ियों में क्रैक्स आ जाते हैं। डॉक्टर साहब क्यों ऐसे होता है? अच्छा है ना, एक तो सिंपल ड्राइनेस भी है। सिंपल ड्राइनेस है, जैसे ही मौसम बदलता है तो ड्राई होना शुरू हो जाती है स्किन। जैसे हमने बताया कि स्किन के बनने का अमल थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, तो पाइल अप होना शुरू हो जाती है डेड स्किन, और ड्राइनेस की वजह से वहाँ क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ भी, स्किन डिजीज़ भी हैं, जैसे सोराइसिस है। कुछ पाँव की सोराइसिस ऐसी है जिसमें कट्स पड़े रहते हैं, 12 महीने कट्स पड़े रहते हैं। कुछ एक्जिमाज ऐसे हैं जिसमें कट्स पड़े रहते हैं। तो लेकिन जो मेन इसकी प्रिवेंटिव मेजर है वो एक ही है, वो ये है कि आपने मॉइस्चराइज़र बरकरार रखना है अपनी स्किन का। वो कैसे है कि आपने रात को हमेशा नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के पानी 15 मिनट्स डिप रखने हैं। जिन लोगों को भी ये मसला है वो ये लाजमी करें कि जैसे ही सर्दियाँ आएँ नीम गर्म पानी ले लें, उसमें हल्का सा नमक डाल लें या शैम्पू, थोड़ा सा उसमें शैम्पू डाल के तो उसमें पाँव डिप रखें। जैसे वो 15 मिनट डिप रखेंगे वो पाँव बिल्कुल नरम हो जाएंगे। उसके बाद अपना जैसे पुमिस स्टोन होता है, झावा होता है या लूफा होता है, उसे लेके हल्का हल्का बस रगड़ लें। ऐसे नहीं बहुत तेज नहीं रगड़ना कि खून निकल आए, हल्का सा बस जितना बेयरेबल है उनके लिए, बर्दाश्त के काबिल है, रगड़ लें। और उसमें फिर पेट्रोलियम जेली, सिंपल पेट्रोलियम जेली लगा के ऊपर से अपने जुराबें पहन लें। अगर क्लिंग फिल्म है, क्लिंग फिल्म इसमें बहुत अच्छी होती है, जो केरोसिन ऑयल की फिल्म होती है जिससे हम अपने डोंगे ढांपते हैं, अक्सर किचन में यूज़ होती है। तो उसे अगर आप एड़ियों के इर्द गिर्द ऐसे रैप कर लें और उसके ऊपर से जुराब पहन के सो जाएं तो आप देखेंगे 2-3 दिन में आपकी एड़ियाँ बहुत अच्छी बराबर होना शुरू हो गई हैं, नरम होना शुरू हो गई हैं। तो ये एक तो डेली करना है, डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर करें। ठीक है। और फिर मॉर्निंग में आपने क्या करना है, मॉर्निंग में आपने ग्लिसरीन ले लेनी है और हाफ ग्लिसरीन हाफ रोज़ वाटर, ये मिक्सचर बना के आप रख लें। मॉर्निंग में आपको जब भी टाइम मिले, वुज़ू किया है आपने, काम काज सफाई होगी, तो 1-2 दफ़ा इसकी एप्लीकेशन अपने एड़ियों पे या सारे पाँव पे, हाथों पे, फेस पे भी कर सकते हैं। तो ये करें तो एक तो आपका मॉइस्चराइज़र बरकरार रहेगा और आपका जो क्रैक्स हैं हील्स के वो ख़त्म हो जाएंगे, ड्राइनेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और स्किन का कलर भी, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपने ग्लिसरीन और हमें बताया रोज़ वाटर का, इसमें लोग नींबू भी डाल लेते हैं, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल लें, आपका स्किन का कलर भी बहुत अच्छा होगा। मतलब आजकल आप ऐसे यूट्यूब वगैरह देखें, बड़ी आपको ऐसी रील्स नज़र आती हैं, तो ये क्या? अच्छा, विटामिन ई को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। विटामिन ई कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है, कहीं भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये प्रिस्क्राइब करते नहीं मिलेंगे कि विटामिन ई को आप स्किन के ऊपर अप्लाई करें। वो किसी तरह से भी आपकी स्किन के लिए लगाने में हेल्पफुल नहीं है। हाँ, खाने में कुछ हद तक है, लेकिन लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास हद तक। मतलब आप फ्यू ड्रॉप्स उसमें लेमन के ऐड कर सकते हैं या 1 स्पून से ऊपर आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स एसिडिक एजेंट। अगर आप ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो डेफिनेटली वो इरिटेशन का कॉज बनेगा और क्रैक या अगर क्रैक्स आए हुए हैं तो वहाँ पे वो बहुत सीवियर इरिटेशन, ऐसे जैसे ज़ख्मों पे नमक डाल दिए उस तरह का काम करेगा। तो क्रैक्ड हील्स में तो हम लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कहते। उसमें सिंपल मॉइस्चराइज़र आपको रखना है और रात को एक्सफोलिएट करके सोना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लें। मुझे लगता है कि अगर आपने इसको 4-5 दिन के लिए रखना है ना, तो फिर ये चीज़ें शायद वो अजीब सी स्मेल हो जाती है 3-4 दिन। जी बिल्कुल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया। इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये सिंपल ऑर्गेनिक आपने मिक्सचर बनाया है।
इसको 5-6 दिन से ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप हमेशा फ्रेश बनाएंगे। 5-6 दिन गुजर गए, फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसको फ्रेश बनाएंगे। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, इसके बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, स्किन को हील भी करता है, क्रैक्ड हील्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि आप इससे एलर्जिक तो नहीं है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं एलोवेरा जेल से या डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से, तो उसमें हम कहते हैं अपने कान के पीछे वाले हिस्से के ऊपर 48 घंटे पहले इतनी सी एलोवेरा जेल या कोई भी मटेरियल जो आपने चेक करना है, टेस्ट करना है, उसको कान के पीछे वाले हिस्से में लगा के देख लें। अगर 48 घंटे तक वहाँ कोई रेडनेस खारिश नहीं होती तो इट मीन्स इट्स सेफ, आप यूज़ कर सकते हैं। सही। बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, बल्कि मेरी बेटी के साथ भी हुआ कुछ दिन पहले, स्किन ड्राई होने के साथ ना रेड स्पॉट से लग रहे थे मुझे। सो इसकी रीज़न क्या होती है डॉक्टर साहिबा? देखिए ये एक्जिमा है, ये जो अभी आपने मुझे निशानी बताई है एक्जिमा है। एक्जिमा हमेशा ड्राइनेस से शुरू होता है, ड्राइनेस के पैचेस बनते हैं और उसके बाद उसमें रेडनेस और इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये एक्जिमा है। एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए फिर हमें मेडिकेशंस, लगाने वाली मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, जैसे कि माइल्ड से स्टेरॉइड्स, वो 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा की एप्लीकेशन से वो एक्जिमा ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपने मेंटेनेंस किस चीज़ से करनी है, आपने सिंपल मॉइस्चराइज़र रखना है, मतलब उस बच्चे की स्किन कभी ड्राई ना रहे। वो जैसे ही शावर लिया है, फेस वॉश किया है, तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दें और उसमें पेट्रोलियम जेली सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है या कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है। चलिए जी, ये सभी के लिए मैसेज है। लिप्स जिनके क्रैक्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को, बच्चों में भी इवन ये मसला हो जाता है, स्किन उतरना शुरू हो जाती है, उसके लिए क्या करना है डॉक्टर साहिबा? उसके लिए सबसे पहले तो पिक करना छोड़ें। पिक नहीं करना, आपने बाइट नहीं करने। पेनफुल होता है? इट्स नॉट पेनफुल क्योंकि वो डेड स्किन होती है, तो बच्चे मैंने अक्सर देखा है कि आदत होती है लोगों की, उससे क्रैक भी हो जाता है और ब्लीड भी होने लग जाता है ना। अगर आप थोड़े से भी एग्रेसिव होते हैं तो ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है और वो फिर एक स्कार तो कभी नहीं लिप्स में बनता, लेकिन इट डजंट लुक नाइस। तो उसमें हमेशा आप एक अच्छी सी चैपस्टिक रखें जिसमें सन ब्लॉक हो, क्योंकि सन एक्सपोजर से भी आपके लिप्स क्रैक होते हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। तो इसलिए एक हमेशा चैपस्टिक होनी चाहिए, बच्चों की भी बड़ों की भी, जिसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो, यानी कि सन ब्लॉक हो। एक तो वो रखें। दूसरा ये कि आपने हमेशा पानी ज़रूर पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। आप जितने हाइड्रेशन आपकी बॉडी में अच्छी होगी, आपके लिप्स भी प्लम्प लगेंगे, हाइड्रेटेड लगेंगे। बस ये 2 बातें हैं। इसके अलावा कुछ ना होता है कि साइड से कॉर्नर्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर एक डिफरेंट कॉजेज़ हैं, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, उसमें हम कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं, कुछ लगाने के लिए एंटीबैक्टीरियल्स देते हैं, तो वो एक डिफरेंट सेपरेट एंटिटी है, उसको सेपरेट। डॉक्टर साहब ये फिंगर्स पे भी लोगों के ये हो जाता है, कट्स पड़ जाते हैं जी ड्राई रहने की वजह से, उसके लिए भी क्या वो जो आपने सेम फुट के लिए बताया वही करना है? नहीं, देखिए अब जो फिंगर पे कट पड़ते हैं अक्सर आप देखेंगे हाउस वाइफ्स को बहुत ज़्यादा होता है, जो जिनका पानी का काम बहुत ज़्यादा है, या बार बार डिटर्जेंट्स के साथ, या जो सोप्स हैं या डिश वॉशिंग मटेरियल्स हैं उनके साथ उनका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्लव्स पहन के काम करें, क्योंकि मैंने खुद 2-3 दफ़ा भी, जब कम ही वैसे ऐसा होता है कि आपको बर्तन धोने का मौका मिले, हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, और अगर आप 1 हफ्ता धो लेंगे ना तो आपको प्रॉपर एक्जिमा शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ग्लव्स किसी मकसद के लिए बनाए गए हैं, हमेशा ग्लव्स पहन के आपने जो भी वॉशिंग का काम है, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा काम रहता है, और ये बहुत हार्श मटेरियल्स हैं जो भी सोप्स में और डिटर्जेंट्स में हैं, ये डेफिनेटली एक्जिमा का कॉज करते हैं। सही। और स्किन के जिनके ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं स्किन ड्राई रहने की वजह से, उनको स्किन केयर क्या करनी है? स्किन ड्राई रहने की वजह से ब्लैक पैचेस, ड्राइनेस जब विंटर्स आती हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आपका डार्कर टोन की तरफ चला जाता है, तो उसमें सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट। सुबह उठते ही ज़रूर, बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसके सीरम्स बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर मॉर्निंग में सन ब्लॉक से पहले 2-3 कतरे विटामिन सी सीरम के आप लगा लें तो आपको डार्कनिंग नहीं होगी। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र का ख्याल रखें, मॉइस्चराइजेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। रात को एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र सर्दियों में ज़रूर लगा के सोएं और हफ्ते में 1 बार एक्सफोलिएशन करें। डॉक्टर साहिबा, क्या मेकअप भी रीज़न होती है कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है और उससे डलनेस आ जाती है मेकअप रूटीन में जिन लोगों ने करना होता है? देखिए, मेकअप से ड्राइनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन मेकअप अगर आप सही तरह से रिमूव नहीं करते, रात को क्लेंजिंग करके नहीं सोते, तो वो आपके पोर्स ब्लॉक करना शुरू कर देता है और डेफिनेटली स्किन को डैमेज करने का बायस बनता है, क्योंकि रात को सारे सिस्टम्स आपके रिलैक्स कर रहे हैं, रिवाइटलाइज हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और उसके ऊपर एक मेकअप की लेयर लगी हुई है, आपके पोर्स ब्लॉक हैं,
तो वो उस तरह से रिवाइटलाइज नहीं हो पाती, हील नहीं हो पाती, तो वो डे बाय डे उसके ऊपर एक तह लग जाती है और स्किन एक बेजान होना शुरू हो जाती है और आपका ग्लो छिन जाता है। अच्छा, मैं अक्सर फील करती हूँ कि जब आप सो के उठते हैं और सुबह मैं अक्सर देखती हूँ कि स्किन आपकी एक्चुअली बहुत फ्रेश लग रही होती है, पूरे दिन में कभी वैसे नहीं लगती है, लेकिन सो के जब आप उठे आपकी स्किन बड़ी फ्रेश लग रही होती है। और ये मेरे ख्याल से ये रीज़न होती है जो आपने बताई कि रात में तमाम आपके रिलैक्स हो रहे होते हैं, स्किन अच्छी, तो अगर आप रात को थोड़ी सी केयर कर लेंगे, मॉइस्चराइजर अच्छा लगा लेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहिबा से वो तमाम चीज़ें हमने पूछ ली हैं जो आप लोग चाह रहे थे, जो आप कह रहे थे कि जी सर्दियों में हमारी स्किन के साथ ये इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में भी हम ज़रूर इस तरह के टॉपिक रखेंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे उनको हम विश करने जा रहे हैं, 3 दिसंबर को सालगिरह है जी नौमान खान की, और इसके बाद जी राना अहमद, तौफीक रफ़ीक, और इसके बाद जी महर हसनैन की सालगिरह है, अदील मोइन की सालगिरह है, शहजाद शेख की सालगिरह है, रुताबा नवाब और माहीन ताहिर एंड मोहम्मद अहमद ताहिर। अच्छा जी, अमल एंड परीशे की भी सालगिरह। आप सब लोग को सालगिरह की मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएं तो आपने क्या करना है जी, अपना नाम और अपनी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप करें। ये बड़ा अच्छा तोहफा आप किसी को बर्थडे का दे सकते हैं जब आप इतने स्पेशल अंदाज में किसी को बर्थडे विश करेंगे। सो आप अपने किसी लव वन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ऐसी विशेस अगर करना चाहते हैं तो आप हमें भेजें उनका नाम और पिक्चर्स। तो प्रोग्राम में हिस्सा जो है आप भी ले लें और आपकी बर्थडे को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। सो मकसद ये होता है कि हम आपको अपडेट रखें, वो चाहे सब्जियों के रेट हैं, वो चाहे फलों के रेट हैं, वो चाहे मीट रेट्स हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपको पता हो कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, अपडेट रखेंगे आपको जी करेंसी के रेट क्या हैं, हम रेट लिस्ट आपको दिखा देते हैं।
हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।